हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन यानी कि सह संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलने की सह संबंध क्या होता है तो दो तरह के जो आंकड़े होते हैं उनका आपसी जो रिलेशन होता है वही होता है सह संबंध या कोरिलेशन। और इसको अगर डेफिनेशन में देखें तो दो चरों के बीच के संबंध को जानने की एक सांख्यिकीय विधि है, वो कहलाती है कोरिलेशन या फिर सह संबंध। क्या बोलेंगे, ये वाला आएगा। दो चरों के बीच के संबंध को जानने की सांख्यिकीय विधि क्या कहलाती है? कोरिलेशन कहलाती है। आगे देखिए, आंकड़ों के बीच अगर अच्छा संबंध है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा संबंध मतलब या तो दोनों ही तरह के आंकड़े हैं वो नेगेटिव नेगेटिव हैं या दोनों ही तरह के पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये तो है पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर जो दूसरी वाली ये लाइन है, ये नेगेटिव संबंध क्या होगा? एक तो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों तो आएंगे पॉजिटिव कोरिलेशन में। और जब एक तरह के चर तो पॉजिटिव हो और एक तरह के हो नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव कोरिलेशन के अंतर्गत। आगे देखिए, ग्राफ के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं, इसे गुणांक नहीं कर सकते हैं। क्या? इसको गुणांक नहीं कर सकते हैं और ग्राफ के द्वारा भी इसको दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सह संबंध गुणांक। ये क्या होता है? ये +1 से -1 तक होता है। आगे इसकी मैंने एक सारणी बनाई है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि +1 से लेके और ये होता है कहाँ तक? -1 तक होता है जो सह संबंधीय गुणांक होता है ये। अगर भाई 0 आ जाए तो वो सह संबंध नहीं कहलाएगा, वो कोरिलेशन नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, दो चरों के बीच का जो संबंध होता है वो कैसे होता है? दो तरह से होता है। पहला है कार्य कारक संबंध। क्या है? कार्य कारक संबंध। और दूसरा है एक दूसरे पर आश्रित संबंध। ये इसी तरह आएगा। दो चरों के बीच जो संबंध होता है वो कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट यही दो लाइनें लिखी होंगी। आगे देखिए, सहसंबंध को प्रतिशत निर्धारित करने का जो गुणांक है उसके बारे में देखिए। क्या है इसका ये सूत्र? ये है सहसंबंध गुणांक का वर्ग मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या निकलाएगा? सहसंबंध को प्रतिशत निर्धारित करने का ये गुणांक है। ठीक है, आगे देखते हैं कोरिलेशन के प्रकार। भाई पहला है, ये है सरल सहसंबंध, यानी कि जो ये कोरिलेशन है इसके ये 5 प्रकार दिखा रखे। पहला है सरल सहसंबंध। जो ये सरल कोरिलेशन होता है इसमें क्या होता है? दो चरों के बीच में पाए जाने वाला जो भी सहसंबंध होगा वो कहलाता है सरल सहसंबंध। दूसरा है बहुस्तरीय सहसंबंध। जो बहुस्तरीय कोरिलेशन होगा इसमें दो या दो से अधिक चर होंगे, यानी कि भाई 3 भी हो गए या उससे ज़्यादा भी हो गए। या फिर इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक जो चर हैं उनमें जो तीसरा पद है वो तीसरा जो चर है वो परतंत्र चर के बीच सहसंबंध पाया जाएगा। तो यही डेफिनेशन होगी बहुस्तरीय सहसंबंध की। दो या दो से अधिक चरों का तीसरे परतंत्र चर के बीच सहसंबंध ही होता है बहुस्तरीय सहसंबंध। तीसरा देखिए, धनात्मक कोरिलेशन। जो धनात्मक यानी कि जो पॉजिटिव होता है इसमें क्या होगा भाई? जब दो चरों में एक साथ बढ़ना या घटना पाया जाए। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब दो चर होंगे वो या तो एक साथ बढ़ें या दोनों ही घटें, ये होता है धनात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक क्या है? इसमें एक चर बढ़ेगा और दूसरा चर घटेगा, ये कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। आगे देखिए, सरल रेखीय सहसंबंध। ये दो चरों के बीच परिवर्तन का समान अनुपात होता है, तब होता है सरल रेखीय सहसंबंध। फिर से देख लीजिए एक बार सभी को। सबसे पहला है सरल सहसंबंध। ये सरल सहसंबंध में और सरल रेखीय सहसंबंध में भाई डिफरेंस देख लेना। जो सरल सहसंबंध या सरल कोरिलेशन है इसमें दो चरों के बीच पाया जाने वाला जो कोरिलेशन है वही कहलाता है सरल कोरिलेशन। और जो सरल रेखीय सहसंबंध है वो दो चरों के बीच परिवर्तन का समान अनुपात होता है। भाई दो चरों के बीच परिवर्तन का समान अनुपात होता है, ये होता है सरल रेखीय सहसंबंध। बहुस्तरीय में दो या दो से अधिक चरों का तीसरे परतंत्र चर के बीच सहसंबंध होता है। और धनात्मक में दोनों ही चर या तो इकट्ठे बढ़ेंगे या दोनों ही घटेंगे। ऋणात्मक में एक चर बढ़ेगा एक चर घटेगा। तो ये थे कोरिलेशन के ये प्रकार। आगे देखिए, जो सहसंबंध गुणांक है
उसकी ये सारणी देख लीजिए। डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ी है कि भाई इसके माध्यम से सहसंबंध की मात्रा व दिशा पता करते हैं और इसमें +1 से लेकर -1 तक ये होते हैं। दो चरों के बीच का मान जो है 0 हो तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। अब ये है सहसंबंध गुणांक की ये सारणी है, ये देख लीजिए। ये देखो +-1 यानी कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 वो कहलाएगा पूर्ण सहसंबंध, ठीक है। और फिर है इनमें दोनों ही चलेंगे, प्लस भी और माइनस भी, यानी कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। फिर अगला है 0.90 से और 1 तक का होगा, ये कहलाएगा अत्यधिक सहसंबंध। ये गुणांक के अकॉर्डिंग है भाई, सहसंबंध का जो गुणांक भाई 0.70 से 0.90 तक होगा तो वो कहलाएगा अधिक सहसंबंध। फिर है 0.40 से 0.70 तक होगा तो वो कहलाएगा साधारण सहसंबंध। 0.20 से 0.40 तक होगा तो वो कहलाएगा कम सहसंबंध। और 0.20 से कम होगा वो कहलाएगा अल्प सहसंबंध। 0 होगा वो बिल्कुल ही उनका कोई भी सहसंबंध नहीं होगा, यानी कि जो भी 0 आ गया जिसका मान वो सहसंबंध का अभाव होगा वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं होगा। आगे देखिए जो सहसंबंध को ज्ञात करने की विधि है वो देखो। सबसे पहले है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि है, इसके 2 प्रकार हैं, पहला है साचार्य विधि और दूसरा है प्रकीर्णन विधि। तो भाई इसमें क्या है, जो ग्राफ विधि है इससे दिशा का ज्ञान होता है। जो ग्राफ विधि है इससे दिशा का ज्ञान होता है, मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है साहचर्यात्मक विधि और इसका दूसरा नाम है सहविचरण ग्राफ विधि। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, एक तो जो सहसंबंध को ज्ञात करने की जो ग्राफ विधि है उसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, साहचर्यात्मक विधि और प्रकीर्णन विधि। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साहचर्यात्मक ये विधि है, इसका दूसरा नाम क्या है, सहविचरण ग्राफ विधि। तो ये क्या होती है, देखो इस विधि के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है जब दोनों आरेख चर एक दिशा में आगे बढ़े तो पॉजिटिव कोरिलेशन और विपरीत जाए तो नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो भाई, जहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे इस तरह से दोनों लाइन आगे की ओर जा रही हैं तो ये तो हो गया एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं ना, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। और ये इस तरह से जहाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तो दिशा वर्टिकल जा रही है एक लाइन तो इसकी और एक जा रही है हॉरिजेंटल, तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, साहचर्यात्मक विधि है। इसमें दिशा का ज्ञान होगा और एक तो आरेख इसमें भाई पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जब क्या होगा, जब एक दिशा में जाएंगे तो वो कहलाएगा पॉजिटिव और जब दोनों आरेख अलग अलग विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो कहलाएंगे नेगेटिव। सेकंड देखिए, ये है ग्राफ विधि का दूसरा प्रकार प्रकीर्णन विधि। इसमें क्या होता है, ये कोरिलेशन के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है, दोनों चरों के बीच अनुपातिक संबंध निकालकर एक प्रतिगमन रेखा के द्वारा कोरिलेशन दर्शाया जाता है। क्या भाई, दोनों चरों के बीच एक अनुपातिक संबंध निकालकर और प्रतिगमन रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो प्रतिगमन रेखा जब पास हो तो जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होगा, दूर दूर होंगी ये रेखाएं तो नेगेटिव होगा। बस इतना ही, आपको ये 3 लाइन याद करनी है हर एक की। प्रकीर्णन विधि में क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है और दोनों चर जो होंगे उनमें अनुपातिक संबंध निकालकर और प्रतिगमन रेखा जो है उसके द्वारा कोरिलेशन दर्शाया जाएगा। और जो ये प्रतिगमन रेखा होगी ये पास पास होंगी तो कोरिलेशन पॉजिटिव है, अगर दूर दूर होंगी तो कोरिलेशन नेगेटिव है। दूसरी विधि देखिए, ये है गणितीय विधि। जो गणितीय विधि है इसके 4 प्रकार हैं। देखिए कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये गणितीय विधि के बारे में मेथड दिया था ये कोरिलेशन का। पहला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, सबसे बेस्ट माना जाता है जो कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है ये। सेकंड है स्पीयरमैन का, थर्ड है कैंडोल महोदय का और फोर्थ है गेंस महोदय का। तो देखिए जो कार्ल पियर्सन का है सहसंबंध सिद्धांत, इसके बारे में देखते हैं। इसमें 2 चर लिए जाते हैं और दोनों के बीच में सहसंबंध दर्शाया जाता है। जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध सिद्धांत है, 2 चर लेंगे, दोनों के बीच में कोरिलेशन दर्शाएंगे और गुणनफल आघूर्णन विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें क्या है, यह +1 से लेकर -1 तक इसका कोरिलेशन जो है ये होता है। आगे इसका ये फॉर्मूला है, ये याद रखना। सबसे पहले आप याद रखोगे भाई
कार्ल पियर्सन का जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? गुणनफल आघूर्ण विधि। ठीक है, फिर इसका आप फॉर्मूला देखोगे। फॉर्मूला क्या है भाई? देखो, R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय, ये है भाई कैपिटल N है, फिर है ये मात्रा का साइन है, फिर है x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। ठीक है, और इसमें देख लीजिए किस को क्या क्या बोला जाता है। R है, ये क्या कहलाता है? सहसंबंध गुणांक कहलाता है। जो ये साइन है ये उल्टा सिक्स सा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। डी एक्स इक्वल टू एक्स चर के माध्य विचरण, डी वाई इक्वल टू वाई चर के माध्य विचरण, और n इक्वल टू पदों की संख्या। तो ये जो सूत्र है ये कार्ल पियर्सन महोदय का कोरिलेशन सिद्धांत का सूत्र है। आगे देखिए, इसमें ये दो चर ये और रह गए हैं। ये देखो, ये मात्रा और x है, इसका क्या मतलब है? x चर का प्रमाणिक विचलन, और मात्रा और y है, इसका मतलब है y चर का प्रमाणिक विचलन। इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख लेना। ये कार्ल पियर्सन महोदय का सहसंबंध का सिद्धांत है, उसका फॉर्मूला है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय n मात्रा x मल्टीप्लाई मात्रा y। आगे देखिए, स्पीयरमैन महोदय का जो कोरिलेशन का सिद्धांत था, कोरिलेशन दिया था, वो देखिए। इसमें x y दो चरों को क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? x और y दोनों चरों को हम क्रम से लगाएंगे। पहले कोटि क्रम में से दूसरे कोटि क्रम को घटा देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। क्या है भाई? एक्स वाई दोनों चरों को सबसे पहले हम क्रम में लगाएंगे, फिर पहले कोटि क्रम में से दूसरे कोटि क्रम को घटा दिया जाएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी घटने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। सहसंबंध को p से दर्शाया जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला देख लीजिए। जो ये p इक्वल टू क्या है? सहसंबंध है। 1 माइनस मात्रा सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। इसमें भाई जो n है वो है पदों की संख्या, और जो सिग्मा डी स्क्वेयर है वो है वैल्यू की, जो ये जो वैल्यू निकल के आई थी घटाने के बाद उसका स्क्वेयर किया था, वो है ये सिग्मा डी स्क्वेयर। आगे देखिए, कैंडोल महोदय का कोटिक्रम सहसंबंध। देखिए, टी द्वारा सहसंबंध दर्शाया था कैंडोल महोदय ने, और इन्होंने क्या दिखाया है? टी इक्वल टू एस टी बाय 2n इंटू एन माइनस 1। तो ये क्या है भाई? देखो, जो 2n इंटू एन माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है? ये है पदों की अधिकतम संभावित जो संख्या है वो है। ये जो कैंडोल महोदय का है और जो गेंस महोदय का, ये इतना मतलब ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में। वैसे आप नॉर्मली इसको आपको पता होना चाहिए, बस पढ़ लीजिए। गेंस महोदय का है गेंस विधि। इसमें क्या है? पॉजिटिव वैल्यू की गणना की जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? R इक्वल टू 1 माइनस मात्रा सिग्मा जी डिवाइड बाय एन स्क्वेयर माइनस 1। जी जो है वो है पॉजिटिव वैल्यू का योग है। अब आप ये भी देख लेना थोड़ा कि भाई यहाँ पे ये कैंडोल महोदय थे, उन्होंने सहसंबंध को T से दर्शाया था यहाँ पे। ठीक है, गेंस महोदय ने कैपिटल R से दर्शाया है। ठीक है ना, बस ये याद रखना इस तरह से। फिर आगे है प्रतिगमन विश्लेषण। इसमें क्या भाई? जब दो चरों का कोरिलेशन न हो तो पूर्ण पॉजिटिव और न पूर्ण नेगेटिव हो। क्या है? जब दो चर हों और उनका कोरिलेशन न तो पूर्णतः पॉजिटिव आए और न ही पूर्णतः नेगेटिव आए, तो एक रेखा दोनों चरों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्यों भाई? न तो पहले वाले का पूरा पॉजिटिव है, न दूसरे वाले का पूरा नेगेटिव है। तो जो एक रेखा खींचेंगे वही दोनों का प्रतिनिधित्व करेगी, और यही क्या है? प्रतिगमन रेखा होती है। दोनों चरों के निकट संभावित मान के आकलन में ये सहायता करती है। दो चरों का जो सहसंबंध है वो R के द्वारा ये दर्शाएंगे, और +1 से लेके -1 तक ये सहसंबंध होगा, और यही होगा प्रतिगमन विश्लेषण। तो ये हमारा कोरिलेशन का चैप्टर था। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो सहसंबंध होता है वो दो चरों के बीच के संबंध को जानने की एक सांख्यिकीय विधि होती है, या फिर दो तरह के आंकड़ों का आपसी संबंध कहलाता है। कोरिलेशन या सहसंबंध दो तरह का होता है। आंकड़ों के बीच ये सहसंबंध पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ग्राफ पर भी इसको दर्शाया जा सकता है, और इसके गुणांक नहीं किए जा सकते हैं। जो सहसंबंध गुणांक होता है वो
+1 से लेके -1 तक होता है, और जब 0 आ जाती है ना तो वो कोरिलेशन नहीं माना जाता है। फिर हमने पढ़ा दो चरों के बीच का संबंध जो होता है दो तरह से होता है। एक तो होता है कार्य कारक संबंध, दूसरा होता है एक दूसरे पर आश्रित संबंध। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जो सहसंबंध होता है वो प्रतिशत निर्धारित करने का गुणांक है, वो है कोरिलेशन गुणांक का वर्ग और मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने ये कोरिलेशन के 5 प्रकार पढ़े। पहला सरल सहसंबंध, दूसरा बहुस्तरीय सहसंबंध, तीसरा धनात्मक सहसंबंध, चौथा ऋणात्मक सहसंबंध और पांचवा पढ़ा सरल रेखीय सहसंबंध। फिर हमने ये सहसंबंध गुणांक की हमने ये पूरी की पूरी सारणी पड़ी थी, और हमने ये भी देखा कि जब दो चरों के बीच बीच का मान 0 आए तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, और जो ये मान का गुणांक का ये मान होता है ये +1 से -1 तक होता है। तो ये हमने सारणी में दर्शाया भाई कौन सा होता है वो कितना क्या कहलाता है। पूरा का पूरा 1 होगा वो पूर्ण सहसंबंध होगा, और 0.90 से 1 तक अत्यधिक सहसंबंध होगा, 0.70 से 0.90 तक होगा अधिक सहसंबंध। इसी प्रकार से लास्ट में 0.20 से कम होगा वो अल्प सहसंबंध होगा। 0 जहाँ पे आ जाएगा मान वहाँ पे सहसंबंध का अभाव होगा, यानी कि कोरिलेशन नहीं होगा। फिर हमने कोरिलेशन ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ी, जिसमें सबसे पहले पढ़ी ग्राफ विधि। इससे क्या है, दिशा का ज्ञान होता है, मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। ये 2 प्रकार की है, सहचार्यात्मक विधि और प्रकीर्णन विधि। जो सहचार्यात्मक विधि होती है इसमें दिशा का ज्ञान होता है, और जब दोनों आरेख या चर एक ही दिशा में आगे बढ़े तो पॉजिटिव, और दोनों के दोनों ये आरेख विपरीत दिशा में जाए तो नेगेटिव। ये हमने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। फिर पढ़ा प्रकीर्णन विधि। जो प्रकीर्णन विधि होती है इसमें दोनों चरों के बीच अनुपातिक संबंध निकाल के और एक प्रतिगमन रेखा के द्वारा सहसंबंध को दर्शाया जाता है। फिर दूसरी पढ़ी गणितीय विधि। गणितीय विधि में 4 जो ये थे वैज्ञानिक थे, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, स्पीयरमैन का, कैंडोल महोदय का और केन्स महोदय का हमने सहसंबंध पढ़ा, और उनके द्वारा बताए गए अलग अलग सूत्र भी पढ़े। फिर हमने पढ़ा प्रतिगमन का विश्लेषण। जब दो चरों का सहसंबंध न तो पूर्णतः पॉजिटिव और न ही पूर्णतः नेगेटिव हो तो एक सरल रेखा जो होती है वो इन दोनों ही चरों का प्रतिनिधित्व करेगी, और ये कहलाएगी प्रतिगमन रेखा। दोनों चरों के निकटतम संभावित मान में जो आकलन होता है उसके लिए ये सहायक होती है, और दोनों चरों का जो कोरिलेशन होगा उसको आर के द्वारा डिनोट करेंगे, वो होगा +1 से और -1 तक कोई भी हो सकता है, और यही कहलाएगा प्रतिगमन विश्लेषण। फ्रेंड्स, ये था हमारा सहसंबंध का टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।